नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सानिया मरी की बाज़ गश्त अभी थमी नहीं है। जाहिर है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये वाक़यात कैसे हुए और किसकी लापरवाही थी, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ से बर्फ़ हटाने का काम जारी है, लेकिन इत्तलात यही है कि ज़्यादातर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और सड़कों की बहाली का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है और काफ़ी हद तक मुकम्मल होने के करीब है। लेकिन इसके साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने भी जाकर जनाब ना सिर्फ ये कि जायज़ा लिया सारी सूरत हाल का, फ़िज़ाई जायज़ा, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें बाकायदा एक ब्रीफिंग भी दी गई और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट भी, इब्तदाई रिपोर्ट भी उनके सामने रख दी गई है। जबकि जामे रिपोर्ट के लिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में एक मज़ीद कमेटी कायम कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जो कि मज़ीद ज़िम्मेदारों का डीपली तयन भी करेगी और इसके साथ साथ तमाम मुहर्रकात का जायज़ा भी लेगी। एक आला सतह इजलास भी हुआ जिसमें अहम फैसले भी किए गए, जिसमें यह भी शामिल है कि जनाब मरी को एक ज़िले का दर्जा दे दिया जाएगा। मज़ीद पार्किंग प्लाजा बनाने की भी तजवीज़ इसमें आई है और भी सहूलियात को बेहतर बनाने के हवाले से काफ़ी तजावीज़ रखी गई हैं, जिस पर अमल दरामद करने के लिए भी बड़ा अज़्म ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके कुछ निकात ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगी जिस पर हम मज़ीद आगे बात भी करेंगे। एक तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जनाब मरी और गिरदो नवाह में सड़कों की 2 साल से मुरम्मत नहीं हुई और जिस कंडीशन में थी सड़कें वो वैसी ही चली। इसके साथ साथ खारजी रास्ते से बर्फ़ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी भी मौजूद ना थी, बिजली भी नहीं थी होटल्स में, जिसकी वजह से सयाह होटल्स छोड़कर गाड़ियों में रहने को प्रेफर कर रहे थे। साथ साथ मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं था और जहां गाड़ियां पार्क की जा सकती, लिहाजा तमाम तर गाड़ियां जो एंटर हुई वो रोड्स पर ही मौजूद थी। 7 जनवरी को 16 घंटे में 4 फुट बर्फ पड़ी। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक 1,62,000 गाड़ी मरी में दाखिल हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट ना करने पर बरहमी का इजहार भी किया और ओवर चार्जिंग पर भी गुस्सा किया और कार्रवाई की हिदायत भी की। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 16 मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक हुई। 21,000 गाड़ियों को वापस भी भिजवाया गया। 4 से 5 गाड़ियों में 22 अफराद जाँ बहक हुए। कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती से लोग जाँ बहक हुए। 70% इलाकों में अब की सिचुएशन के मुताबिक बिजली बहाल कर दी गई है, ये भी रिपोर्ट में बता दिया गया। तो बहरहाल जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें आपने देखा कि क्या चीज़ें बताई गई हैं, इस पर फौरी कुछ अहकाम भी सादिर किए गए हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है और जो अहकाम दिए गए हैं उससे क्या होगा? जो फैसले अहम लिए गए हैं मरी से, क्या उससे मरी में सहूलियात बेहतर हो पाएंगी या नहीं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं जफर हिलाली साहब की जानिब। हिलाली साहब, ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद मज़ीद भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी अब तो खैर, लेकिन जो अब तेज़ी फुर्ती दिखाई जा रही है, हम यही कह सकते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इन फैसलों का, इन इक़दामात का कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, पहले बात तो ये है कि चलिए मानना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट जो है, कम से कम वो लोग जिन्होंने रखा गए थे और डिप्लॉय किया गया था मॉनिटर करने, सुपरवाइज़ करने, डायरेक्ट करने, कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को, वो तो कम से कम उनकी फेलियर, उनकी कोताही वो तो पकड़े गए हैं और वो एसी या डीसी या एसपी जो भी हैं उनका तबादला हुआ है और शायद उनके खिलाफ और भी एक्शन हो। तो दिस इज़ वेरी गुड और फ़ौरन हो गया है। अब लोग कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं ख़ास तौर वो कहते हैं ये काफ़ी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं फ़ौरन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चले जाना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ जब 14 लोग भूने गए गोलियों से मॉडल टाउन में, अगर वो उस वक्त अपना इस्तीफ़ा दे देते ना और फारिग हो जाते तो हम लोग फिर कहते कि हाँ ये एक जायज़ उनका रिक्वेस्ट है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया और आज तक, और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, आज तक वो ट्रायल ही नहीं हुआ है वो केस का, अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है। थोड़ा सा आप देखिए समीना क्या हुआ, थोड़ा देखिए। 1,60,000 गाड़ी हैं, 4 लोग अगर एक गाड़ी में हो तो कितना होता है? 4.5 लाख लोग गए उस जगह जिधर 15,000 गाड़ी, इन अदर वर्ड्स जिधर 60,000 लोगों के कैपेसिटी है, 4.5 लाख गए हैं
उनमें से 4 गाड़ियाँ जिनमें 16 लोग थे, 4 पीपल पर कार, उन लोग इसलिए मारे गए, इसलिए नहीं कि लोग नहीं पहुंच सके, वो इसलिए मारे गए कि वो सीखा नहीं उन्होंने, किसी ने उनको सिखाया नहीं। और यह सबका कसूर है कि भाई जब गाड़ी आप चलाते हैं तो खुदा के लिए याद रखें, जब एग्जॉस्ट ब्लॉक होता है या फ्रीज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका कोई बू नहीं है और कलर नहीं है वो गाड़ी में आता है और 1.5 मिनट में या 2 मिनट में आप बेहोश हो जाते हैं और 15 मिनट में आप ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हुआ है। अब अफसोस है, बहुत अफसोस है, और जिन लोगों को प्रिवेंट कर सकते थे ये डेथ्स, वो भी, उनको भी पनिशमेंट मिला है। मगर कल वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये सब जगह निकला है उसी वक्त ऑलमोस्ट, और उतना ही देर के लिए एक ब्लिजर्ड में लंबा ट्रैफिक जैम हो गया था अमेरिका में। एक आदमी नहीं मरा। क्यों? इसलिए नहीं कि ठंड नहीं थी, इसलिए कि उनको पता था SOPs क्या होता है। अगर ठंड में आप फंसे जाएं तो पहली चीज आप देखते हैं कि फ्रीज ना हो, आपकी गाड़ी कूलेंट हो, एग्जॉस्ट ना फ्रीज हो, और स्टार्ट मत करो अगर आपको पक्का पता नहीं है कि एग्जॉस्ट फ्यूम जा रहा है। इसलिए कोई आदमी नहीं मरा। तो ये सब बातें हमारे लोगों को सिखाना चाहिए समीना, और मैं समझता हूं आप और मैं भी जब लाइसेंस लेते हैं और टेस्ट करते हैं, कम से कम हमें ये बेसिक चीजें बताने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा हिलाली साहब। इमरान साहब, आप किस हद तक इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इस रिपोर्ट ने किसी हद तक जिम्मेदारों का तयन किया है, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हिलाली साहब की एक बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि हमें जो सियासी बयानबाजी है उससे इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन क्या कहें, हमारा अलमिया ये है या हमारा चलन ये है कि आप देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जब इस तरह के बयानात देते थे, कंटेनर पे खड़े होकर बातें करते तो हमारी सियासत में इस तरह की बातें होती हैं, ये सियासी बातें होती हैं। जो भी अपोजिशन में सियासी जमात होती है वो उसी तरह के बयान देती है कि वज़ीर-ए-आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए, वज़ीर-ए-आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि उनका कारोबारी ज़िंदगी इसी से चलता है। लेकिन इस्तीफ़ा अलमिया ये है कि यहाँ कोई नहीं देता, कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं। इस रिपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वो एक टीवी चैनल पे कर फरमा रहे थे कि सिर्फ आप ये इधर से आने वाली ट्रैफिक को ना देखें, अगर KP से ही आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया जाता, उधर से भी ये ट्रैफिक ना आती तो शायद इतना मामला ना होता। अभी हम जो फैक्ट एंड फिगर्स दे रहे हैं ये अगर देखें उसमें KP वाला हिस्सा तो शामिल ही नहीं शायद, क्योंकि शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं और उसका कहीं जिक्र भी नहीं है इसी रिपोर्ट में। यानी दोनों तरफ से अगर इंडक्शन हो रही है, इधर से पंजाब से भी आ रहे हैं, KP की तरफ से भी आ रहे हैं, किसी एक साइड से भी ब्लॉक नहीं किया गया। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये आप देखें कि हुकूमत जो है वो हमेशा ये कहती है जी आप इस पे बिल्कुल सियासत ना करें, ये एक ऐसा वाक़या जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन क्या हुकूमती नाअहली पे या हुकूमती बद इंतज़ामी पे तनकीद करना सियासत है? हमारा तो ये काम है बतौर साफ़ी कि इस तरह का अगर कोई सानहा हो जाता है, इस तरह का अगर कोई हादसा हो जाता है तो हम बग़ैर किसी सियासी उसके मनसूबाबंदी के हम वो तमाम चीज़ें सामने लाएं जिससे आइंदा कोई भी ऐसे नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। साफियों को तो ऑब्जर्व अपने वो अपने मुखालिफिन को और मुखालिफिन उनको एड्रेस करें। देखिए पता क्या मामला ये है कि ये जो मामला आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, आप उसको उसकी वजह पेट्रोल का ख़ात्मा के, आप उसकी वजह शदीद तूफ़ानी बर्फ़बारी के, या आप उसकी वजह ये कहें कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे। एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट ये है कि वहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, हुकूमती कोई वहाँ पे जो इदारा था उसका काम नज़र नहीं आया और लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लिहाजा हुकूमत को सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि आप AC को ट्रांसफ़र कर दें, आप DC को ट्रांसफ़र कर दें या उनको आप सस्पेंड कर दें।
हुकूमत इस बात कार्रवाई होगी क्या? कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखेंगी क्या होता है यहाँ, यही तो अलमिया है। अगर ये एसी या डीसी या एसएसपी या सीटीओ चीफ ट्रैफिक अफसर ये सस्पेंड हो जाएंगे मैक्सिमम, थोड़े बहुत बादले। भाई जिसने एसी लगना है उसने मरी से हट के जाम शोरू जाके भी एसी लगना है, उसको उन्होंने चपरासी तो बना नहीं देना, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई कार्रवाई नहीं होती। यही तो बात है कि फिर लोग इसको सीरियसली लेते नहीं। अगर हाँ, अगर वाकई को कार्रवाई हो और हुकूमती सतह पे भी जो वाकई ही इसके जिम्मेदारी जो हुकूमत में बनती है उस पर भी कार्रवाई हो, इंतजामिया पे भी हो, तो आइंदा कोई, जैसे हम हमेशा देखते हैं लाले साहब, कोई ट्रेन हादसा होता है तो कहते हैं जी ट्रेन ड्राइवर की गफलत थी, वो सो गया या जो भी हुआ उसकी गलती की वजह से हुआ। तो हम नहीं देखते कि कोई बड़े लेवल का बंदा जो है वो आके फ्रंट से कहे कि नहीं जी मैं चूंकि हेड कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं लीड कर रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आप इस वाक़े में क्या समझते हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कौन जो है वो आप समझते हैं कि यहाँ से उसको रिमूव करना चाहिए? समीना, इट डिपेंड्स ऑन क्या नोटिस था और कितना इमरजेंसी कितना था। देखिए, अगर ज़लज़ला हो तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी बस कि किसी को पकड़ना चाहिए, वो एक कुदरती चीज़ है, ये भी एक कुदरती चीज़ है, मगर SOPs होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आपको अनप्रेसिडेंटेड स्टॉर्म ये कह रहे हैं, वेदर फोरकास्ट ये है, क्यों नहीं आपने इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया? इमरजेंसी अगर आप डिक्लेयर करते तो इसको पता ये चलता कि आपके घर, आपके रेस्टोरेंट्स, आपके दुकान में कोई भी आएगा इस इमरजेंसी के दौरान खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए, आपका फर्ज है आप उसको खोलेंगे और उसको आने देंगे और उसको खाना देंगे और गवर्नमेंट आपको फिर बाद में ये देगी, कॉम्पनसेट करेगी। पेट्रोल्स, ऑटोमेटिकली इमरजेंसी पेट्रोल्स होने चाहिए। जो भी जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इट शुड बी अवेलेबल ऑटोमेटिकली, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जिस वक्त से वो वेदर रिपोर्ट आया, ये सब अगर होता जैसे दूसरे मुल्कों में है तो शायद ये हालत नहीं होती। हिलाली साहब, एक सेकंड में बताता हूँ। हिलाली साहब, आप तो कह रहे हैं ना SOPs होते उन पे अमल होता। मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहाँ ये हुआ है कि जो SOPs पहले थे, जो एग्जिस्ट करते थे, उसके तहत भी जहाँ जहाँ ये मशीनरी होनी चाहिए थी वहाँ मशीनरी ही नहीं भेजी गई। यानी एक तो आप कहते हैं ना कि आपके पास मशीनरी है ही नहीं, लेकिन जो मशीनरी मौजूद है जिसको जिन पॉइंट्स पे होना चाहिए था उन पॉइंट्स पे मशीनरी मौजूद नहीं थी, वहां भेजी नहीं गई। और फिर रिपोर्ट में एक और जो बात सामने आई है कि 2 साल से, आप जो बात है समझने वाली, 2 साल से वो कहते हैं कि उस इलाके में किसी सड़क की मुरम्मत तक नहीं हुई। यानी आप ये देखें कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है वहाँ लाखों सियाह आते हैं, वहाँ पे ये सारा मामला है। और जब आप इनका एक मोटो था कि आप टूरिज्म को फ़रोग देंगे, आपने एक कमेटी भी बनाई, ये चीज़ें भी की, तो आप तो फिर इन इलाकों पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए थी। लेकिन आपने इतना बेहाल छोड़ दिया कि 2 साल से वहाँ मरम्मत के लिए भी नहीं, कोई पैच वर्क नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जी, ये निशानदेही हुई भी है और मजीद भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उससे मजीद भी निशानदेही होगी। और सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट आ जाए, बल्कि ना सिर्फ ये कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उसकी रोशनी में जो चीज़ें, जो इकदाम लेने की ज़रूरत है वो भी लिए जाएं, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात जो हैं हमें देखने में ना आए और टूरिज़्म को सही मानों में फ़रोग़ दिया जा सके। थोड़ा पॉलिटिकल आपने बात भी की कि लोग बड़ा सियासत भी कर रहे हैं और अपोजिशन भी आजकल हमने काफ़ी गर्म मिजाज में है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर के, और इसके साथ साथ अपने तौर पर हिकमत अमली भी तरतीब दी जा रही है। इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कल होने जा रही है, तो उसमें क्या उनका एजेंडा है, क्या बातचीत हो सकती है, इसके हवाले से मैं ज़रूर आप लोगों का एक कमेंट शामिल करना चाहूँगी। हिलाली साहब, पहले आप बताइए, दोनों ने अलग अलग लॉन्ग मार्चेस के ऐलान किए हुए हैं और ऐसे में अब दोनों मुलाकात भी करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फिर से गवर्नमेंट के खिलाफ एक हो सकते हैं, कोई मिलके कोई एक लॉन्ग मार्च बना लें, या कोई और बात हो सकती है? देखिए, इनके दरमियान सस्पिशन और शक इतना है कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इकट्ठे हो सकते थे तो पीडीएम रहता, पीडीएम तो टूट गया है।
तो ये जो अब मिल रहे हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं कि दोनों को पता है कि भाई हम दोनों की बेहतरी होगी अगर इमरान खान को निकाल दें। हम सिंध में आ जाएंगे, तुम पंजाब में आ जाओगे, और वाह लूट और माल और फिर सब हम शुरू कर लेंगे। यही तो हम चाहते हैं। और हमारी डायनास्टिक रिलेशन वो वापस मुख्तलिफ डायनास्टीज वापस रिस्टोर हो जाएंगे। इससे बेहतर इनको क्या चाहिए? तो बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल कंसर्ट करें। और मौलाना को अब वो केपी का थोड़ा सा नशा आ गया है कि शायद केपी में मुझे 2-4 सीट्स मिल जाएं, तो मौलाना साहब भी मेरे ख्याल में सब कोऑपरेट करेंगे, इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है। 1.5 साल रह गया है जी। इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं, मगर उस किस्म की यूनिटी जो एक जमाने में थी वो नहीं आ रही है। वो जानबूझ वो उन्होंने डिलिबरेटली एक से डिस्टेंस किया, इसलिए एक के खिलाफ लड़ेंगे। अभी क्या मकसद है कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात बड़ी अहम है। मैं हिलाली साहब से इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने बातें की हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ और है। वो क्या? हाँ जी, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है हिलाली साहब कि कल की जो ये मीटिंग है, देखें मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त उनका 2 निकाती एजेंडा है। एक तो वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, रोड्स पे प्रेशर एक बनाना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ। दूसरा वो असेंबली में जो है एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। कल की मुलाकात का मेन एजेंडा जो है वो तहरीके अदम इतमाद है। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आपको याद होगा पिछले इजलास में एक बात पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है सबसे पहले उनसे ये काम शुरू किया जाए। कल की जो है मीटिंग, उसमें आप एक बात याद रखें कि ये उसकी खबर दें या किस तरह से इसको करें, लेकिन हमारे जो वाकफान हाल हैं, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक कल की इस मीटिंग का मेन एजेंडा तहरीके अदम इतमाद है। अब उसमें सबसे पहले उनका ये स्ट्रेटजी अगर बनती है कि कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ वो करारदाद पेश की जाए और फिर उस पर अदम इतमाद करके देखा जाए कि हम कितने वोटों से कामयाब होते हैं, और उस स्ट्रेटजी की बिना फिर आगे चलाया जाए कि होते भी हैं या नहीं। हाँ जी, होते हैं या नहीं, या पंजाब में क्या सूरत हाल करनी है और उसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ क्या करनी है, आइंदा जो सियासी लाहे अमल है। इस लिहाजा ये कल वाली जो मीटिंग है उसका एक ही एजेंडा है और वो है तहरीके अदम इत्माद। लेकिन इमरान साहब इस पर तो वो पहले भी कह चुके हैं कि जनाब इस गवर्नमेंट में इनको हटा के इस वक्त सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहिए, और फिर ये भी कि जनाब जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो किसकी होगी। तो इस पर तो अभी शायद आप खुद भी कह चुके हैं कि ये इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा कोई इस वक्त इक़्तिदार लेने में। सिचुएशन ऐसी है ना, देखिए एक बात इकोनॉमी की भी और ओवरऑल। अब एक बात समझिए जी लाल साहब, इसी बात पे मैं आपका भी कमेंट लेती हूं। बात ये है, मामला इस वक्त ये है कि ये कोई इंटरेस्ट ले या न ले, इस बात में हर पार्टी का इंटरेस्ट है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए। अच्छा, अब मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अर्ली इलेक्शन कैसे होंगे। अर्ली इलेक्शन का एक आईनी तरीका ये भी है, कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होने के बाद स्पीकर इन्हें दावत देंगे अपोजिशन लीडर को कि आप हुकूमत बनाएं, और अगर अपोजिशन लीडर हुकूमत ना बना सके किसी भी वजह से तो असम्बलियाँ टूट जाएंगी। अगर असम्बलियाँ इस वक्त में टूटती हैं तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि आप अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये जो सारे मामले हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाउस में किसी की भी मेजॉरिटी लिहाजा फ्रेश इलेक्शन, वो फिर मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे, वो अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। जी लाली साहब बड़ा ये क्या बात हो रही है भाई। एक तरफ से सबको पता है कि ऑपोजिशन चाहती है कि वो पावर में ना आए, इसलिए मिनी बजट है, स्टेट बैंक के रूल्स को चेंज करना है, आईएमएफ के साथ आगे बढ़ना है इस प्रोग्राम में रह के, और वो कहते हैं खुदा के लिए माफ करो, इसको ही चलने दो, इसको और अनपॉपुलर होने दो। एक दिन तो ये कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, हो एक लॉन्च हो रहा है मूवमेंट, अभी ये नो कॉन्फिडेंस आ रही है, अभी ये गया, अभी इलेक्शन होगा। मेक अप योर माइंड, यही व्हाट यू वांट। मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट इस वक्त, इसलिए कि जो भी आएगा वो नहीं हैंडल कर सकेगा सिचुएशन को। सिचुएशन ऐसा है कि और कड़वी गोलियां खानी चाहिए हमें, फिर जाके आईएमएफ के साथ ठीक होगा, और फिर 1.5 साल बाद कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी नई पार्टी अगर आए उस वक्त तक।
तो ये मैं नहीं समझता, ये आपको नहीं लगता है इनको डिस्टेबलाइज करना। और फिर वही बात है कि जाहिर है अपोजिशन का काम है, वो अपने तौर पर टफ टाइम देने के लिए मुख्तलिफ तरीके तो अपनाएगी, भले उसके पीछे वजूहात कोई भी हो। उसकी ये वजह ना, देखिए ब्रेक ले लो, जब ये बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मिलेंगे तो दोनों के मिलने से खबर तो बनेगी ना, दोनों के मिलने से हुकूमत के कान तो खड़े होंगे कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। लिहाजा ये एक हुकूमत के लिए थ्रेट तो है, आप इसको माने या ना माने। बिल्कुल ठीक है, मैं तो मान लेती हूँ, मुझे कोई हुकूमत माने परेशानी। राइट, ऑल राइट, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे उस थ्रेट की जो कि अब बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की क्रिप्टो करेंसी में, और इस किस्म की और भी बड़ी हम देख रहे हैं ऐप्स बड़ी इस वक्त चल रही है, एक बड़ा बिजनेस चल रहा है इस किस्म का ऑनलाइन। आपने भी ये नाम सुना होगा और आपकी भी मोबाइल यूज़ में अक्सर ये चीज़ें आ जाती हैं सामने कि जनाब आप इसको क्लिक करें और उसके बाद देखें आप बड़े मालदार हो जाएंगे। इसके बाद बहुत सारा एक फ्रॉड का पूरा स्कैम सामने आया है और जिसमें लोगों के अरबों रुपए जो हैं वो डूब गए हैं और FIA को इसके बारे में बाकायदा एक्शन भी लेना पड़ा है। ये सारी कहानी क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा, ये एक तरह की वर्चुअल करेंसी है और ऑनलाइन ट्रेडिंग का ये सिलसिला है जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास इश्तिहारात की सूरत में मोबाइल स्क्रीन पर ये ऑफ़र्स आती हैं कि जनाब आप इस ऐप को डाउनलोड करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें और फिर आप देखिए कि बैठे बिठाए घर में बगैर कुछ किए आपकी करेंसी कैसे दुगनी तिगनी हो जाएगी और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो इस किस्म के मामलात में ज़ाहिर है कि बड़ी अट्रैक्शन होती है और लोग बड़ी तेज़ी से इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान भी करते हैं और अमीर बनने के ख्वाब भी देख लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलात में हमने यही देखा कि ऐसी चीज़ों का रिज़ल्ट जो है वो एक फ्रॉड की सूरत में ही निकलता है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, इस पर तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो एक स्पेसिफिक स्कैंडल सामने आया उसके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी जिसमें 18 अरब रुपए से ज़ायद का जो फ्रॉड है वो FIA में रिपोर्ट किया गया है साइबर क्राइम विंग की सूरत में, और वहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों से ये अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करवा कर बटोरे गए हैं। उसके बाद ना तो उस कंपनी का कोई अता पता मिलता है, ना ही किसी शख्स का कोई राब्ता होता है, और ख़ास तौर पर आमतौर पर एक एप्लीकेशन के ज़रिए इन तमाम लोगों को जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कनेक्ट करके मैसेजेस भी भेजे जाते हैं और पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे वाकई में ही कोई बड़ी इंटरनेशनल किस्म की ये कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब आप इन ऐप्स को देखते हैं तो पता चलता है कि जनाब इनके पीछे तो कोई इनका वाली वारिस ही नहीं है। लेकिन ये सारी कहानी है क्या और कैसे ये किया जाता है, इसके हवाले से गुफ्तगू है। और आज ख़ास तौर पर इस सेगमेंट के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इमरान रियाज साहब जो कि सरबराह है साइबर क्राइम सिंध के, और ये इस मामले को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। तो इनसे ज़रा डिटेल में मैं सारी सूरत हाल जानूँगी। इमरान साहब, ऑनेस्टली मेरा तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले तो आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये प्लीज़ आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कीजिए कि ये फ्रॉड किस तरह से किया जाता है इस क्रिप्टो करेंसी के तहत, और क्या हर तरह का जो ये क्रिप्टो करेंसी का इश्तिहार आता है ये सब ही फ्रॉड है या इनमें कोई सही तौर पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऑनलाइन? जी अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। देखिए जी, ये क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड, इसको कहना गलत है। ये एप्लीकेशंस बनाई गई थी कुछ, और ये बेटिंग एप्लीकेशंस थी और इसके तहत लोगों को जो है वो डिफ्रॉड किया गया। अब इसका तल्लुक जो बाइनांस एक्सचेंज के साथ है, जो कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग एक्सचेंज है, वो ये है कि इन एप्स को बाइनांस के साथ लिंक किया गया, जो यानी कि बाइनांस के जो वॉलेट एड्रेस हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे इन एप्स में पैसे वसूल करने के लिए। तो अब हुआ क्या कि जी हमसे रब्ता किया गया कुछ ऑनलाइन पेजेस के ऊपर मेरे, कि जी इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि HFC है, HT Fox है, UG है, AVG है, जो कि इस तरह के फ्रॉड में मुलव्वस हैं। ये करती क्या है कि शुरू में लोगों को ल्योर करती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके बाद जो है गायब हो जाती हैं। लेकिन असल इशू ये है कि इनके कोई भी जो है यहाँ पे ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है और ये एनोनिमस ऐप्स थी, यानी कि इन ऐप के ऑनर को या एडमिन्स को कोई भी नहीं जानता था। तो लोगों ने लालच में आके इस तरह की ऐप्स में जो है वो इन्वेस्ट किया। पहली बात तो यह है कि लोगों को हमेशा ये चेक करना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन है, जो कोई भी अदारा है जो इस तरीके से पैसे इकट्ठे कर रहा है,
तो वो राब्ता करें कंसर्न आपका जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ कि जी आया ये अदारा है जो पैसे हमसे मांग रहा है, क्या इसको आपने पैसे हमसे लेना पब्लिक से अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, जो कि SCCP के रूल्स के तहत सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो उसके बैंक्स जो हैं या इस तरह के और जो अदारे हैं जिनको अलाउ किया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, सिर्फ वही पैसे चार्ज कर सकते हैं, वही पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा अदारा है जो आपसे पैसे मांगता है इस चीज के ऊपर, तो आप उसको पैसे ना दें। इस तरह की जो भी एप्स है जो कि आपसे बगैर किसी एड्रेस के पैसे मांगती हैं वो जाली हैं। अब इसमें जो क्रिप्टो के हवाले से बात है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया गया, बोला गया तमाम इनके मेंबर्स को कि जी आपने बाइनांस जो एक्सचेंज है, वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज जो क्रिप्टो की है, वर्चुअल करेंसी की है, आप वहां पे आए, पहले वहां पे अपना अकाउंट बनाएं, अपना वॉलेट एड्रेस बनाएं। अब वॉलेट एड्रेस इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट, जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद उस वॉलेट एड्रेस से USDT यानी कि US डॉलर के इक्विवेलेंट जो वर्चुअल करेंसी है वो ट्रांसफर की जा रही थी इन फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस के वॉलेट अकाउंट के अंदर, यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर आप कह लें आम आसान में कहने के लिए। और फिर उसके बाद वो जो है उस ऐप में जाते थे। अब लोगों को झांसा ये दिया जा रहा था कि आप बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इनफैक्ट ये ऐप जो थी सिंपल, इट वाज ए बेटिंग ऐप, ये भी और बाकी तमाम जो 10 ऐप्स हैं वो भी। और इसमें एक और चीज थी, टेलीग्राम एक आपकी चैटिंग ऐप है, आपकी कम्युनिकेशन ऐप है, जस्ट लाइक जो आपका है व्हाट्सएप उसकी तरह की। वहां पे ग्रुप्स बनाए गए और जो एनोनिमस इसका ऑनर था ऐप का और इसके एडमिन्स जो थे वहां पे सिग्नल देते थे कि जी बिटकॉइन की वैल्यू राइज करेगी या फॉल करेगी। तो इनकी इस टिप के ऊपर, सिग्नल के ऊपर लोग ऐप में जाके एक चार्ट बना होता था, वहां पे जाके राइज पे क्लिक करते थे और अगर राइज पे वो क्लिक करके जीत गए तो पैसे उनकी तरफ आते थे और उसके बाद अगर हार गए तो पैसे ऐप में चले जाते थे। सही। इमरान साहब, मैं अभी इस पर पूछती हूँ कि आप लोग सरगना तक पहुंचे हैं या नहीं, कुछ लोगों की कोई इस पे गिरफ्तारी वगैरह हुई है, कहाँ तक आप इसको लीड करें। लेकिन मैं चाहूंगी कि हिलाली साहब भी शायद आपसे इस बारे में कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक के हवाले से? मैं नहीं, कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं बिल्कुल समझ ही नहीं रहा हूं कि ये है क्या। इसका इन्वेंटर का नाम किसी को नहीं पता है, CIA को भी नहीं पता है इसका इन्वेंटर का नाम क्यों, कौन है। ये कहते हैं कोई कंट्रोल, कोई रेगुलेशन नहीं है, फिर भी ऐसा पैसा है कि आप न्यूक्लियर मटेरियल्स इससे खरीद सकते हैं। तो मैं तो आई एम सॉरी, मैं समझ ही नहीं सकता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा इमरान साहब, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। इमरान यकूब बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि रोज़ाना कोई नई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी किसी नए नाम के साथ आ जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम पब्लिक जो है वो किस तरह से इस चंगल से बच सकती है, क्योंकि मेरी एक आपके FIA के इदारे के बड़े जो सीनियर अफसर हैं उनसे बात हो रही थी। वैसे तो फेडरेशन ऑफ चैम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अरब डॉलर जो हैं पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि असल में ये 22 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है और शायद स्टेट बैंक के साथ आपकी कुछ कम्युनिकेशन भी चल रही है कि किस तरह से उन अकाउंट्स को भी लोकेट किया जाए और उसके अलावा फिर इसको कानूनी बनाने के लिए या उन तक पहुँचने के लिए और उस पर टैक्स के लिए भी कोई कवानीन बनाए जाए और बैंकों से रब्ता किया जाए। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ लोगों को शायद नोटिस भिजवाए भी गए हैं। मैं ये समझना ये चाहता हूं कि आम जो आदमी है वो इससे किस तरह से बच सकता है। देखिए, आम आदमी का बचना इससे जो है वो उनके अपने हाथ में है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो क्लियर नोटिफिकेशन है 2018 का, उसमें बोला गया है कि जी जो लोग हैं इससे इन्वेस्ट करने से इसमें एहतराज करें, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेट बैंक ने जो हिदायत जारी की हैं अपने तमाम बैंक्स को कि जी इस तरह की एक्टिविटी को डिस्करेज किया जाए और अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है इस तरह की एक्टिविटी में फॉर परचेज ऑफ वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है तो उसके बारे में जो आपका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है FMU को रिपोर्ट किया जाए। और इनफैक्ट अभी हुआ भी कि एक कमर्शियल बैंक की तरफ से जो STR जनरेट हुई, STR इज कॉल्ड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो जो क्रिप्टो के हवाले से इस तरह की रिपोर्ट थी डेट वाज जनरेटेड और वो दी गई FMU को और FMU ने हमें वो भेजी और उसकी बेस के ऊपर हमने जो है जो इस तरह की ट्रांजैक्शन करने वाले लोग थे उनके अकाउंट्स जो थे वो सीज करवाए
और साथ ही साथ उनके जो अकाउंट्स थे और क्रेडिट कार्ड थे उनको डेबिट ब्लॉक भी करवाया हमने। तो ये बचता लोगों के अपने हाथ में है। जब गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्लक्चुएट करती है, लेकिन लोग फिर भी एक चूंकि हाइप फिर भी झांसे में आ जाते हैं। लेकिन इमरान साहब ये जरूर कहिए कि जो ये स्कैम सामने आया है इसमें आप लोगों की इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंची हैं और क्या कोई सिरा हाथ लगा? देखिए, हमने जो इसमें ग्लोबल जो वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज है बाइनेंस को जो लेटर लिखा है, उसकी वजह यही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जो है इनके पास होगा। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक बैंकिंग फ्रॉड होता है तो हम करते क्या है कि उस मुतल्लिका बैंक को लिखते हैं कि बताएं कि जी ये वाली अमाउंट जो है किस बैंक से किस बैंक में गई, तो वी गेट ऑल द चेन और हम उस क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह हमने इस चीज के हवाले से भी बाइनेंस को लिखा है। हमने पिछले 2 हफ्ते में बहुत से लोगों को पूरे पाकिस्तान में बात की है और उसके बाद हमने जो वॉलेट एड्रेस हैं या आप कह लें कि जो अकाउंट नंबर्स कह लें आप सो कॉल्ड, तो उन अकाउंट नंबर्स को आइडेंटिफाई किया है बाइनेंस के जहां पे ये फ्रॉडलेंट मनी जो है वो भेजा गया था विद द हेल्प ऑफ विक्टिम्स। हमने वो तमाम रिकॉर्ड जो है बाइनेंस को भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी हमें तमाम ये डिटेल्स दी जाएं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐप्स को जो है वो स्टार्ट किया, इनकी पर्टिकुलर्स क्या हैं, और सेकेंडली आपने इनको किन कवानीन के तहत अलाउ किया। क्या आपने चेक किया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से इनको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, या FBI से परमिशन मिली हुई है कि नहीं मिली हुई, या आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई परमिशन मिली है नहीं मिली। तो इन तमाम सवालात को हमने उनसे किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि एक बड़ा अदारा है बाइनेंस और ग्लोबल अदारा है, तो हमसे यकीनी राब्ता करेगा और हमसे इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। अच्छा इमरान साहब एक बहुत ही बेसिक और सादा सा सवाल है, लेकिन आम आदमी के इंटरेस्ट के लिए और ख़ासतौर पे मेरे जैसे आम आदमी के इंटरेस्ट के लिए बड़ा अहम है। ये जो भी चैनल्स थे ये गैर कानूनी थे और गैर कानूनी तरीके से ये काम ये कर रहे थे। अगर क्या ये आप समझते हैं कि मुमकिन है कि जिस आलमी इदारे की आप बात कर रहे हैं यहाँ स्टेट बैंक के साथ कोई बैंक हमारा या कोई मालियाती इदारा या कोई एक्सचेंज कंपनी या कोई और कंपनी जो पूरे इसके कायदे और ज़वाबित के मुताबिक कुछ करके तो यहाँ करे, तो क्या इस कारोबार को, इस काम को कानूनी तरीके से भी किया जा सकता है या पूरी दुनिया में ये इलीगल ही होता है? देखिए जी, अभी तक फॉर्मली क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में कहीं भी फॉर्मुलेट नहीं किया गया है। किसी गवर्नमेंट ने भी अभी तक इसको इस तरीके से रेगुलेट नहीं किया जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि पहले से आपका जो माशी निज़ाम कायम है बैंक्स की बेस के ऊपर, जो कि इंटरमीडिएटरी होते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, तो पूरा एक चेन पूरी रखी जाती है पूरी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की। तो इसमें 2-3 चीजें हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के हवाले कर देते हैं तो कंट्रोल इज शिफ्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू क्रिप्टो करेंसी। इसको जानता ही कोई नहीं कौन क्या है। सेकेंडली जो इसमें इश्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि ये वाला पैसा जो है, जो वर्चुअल करेंसी जो है, ये आपके क्राइम के अंदर इस्तेमाल हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रही है, एक्सटॉर्शन में इस्तेमाल हो रही है, रैंसम में इस्तेमाल हो रही है वर्ल्ड वाइड। आपके डार्क वेब पे अगर आपने सिल्क रूट के हवाले से सुना हो, सिल्क रोड एक ऐसा इंटरनेट मार्केट प्लेस थी फॉर द सेल ऑफ इलीगल वेपन्स। ठीक है, तो वो तमाम पेमेंट्स जो बिटकॉइन के थ्रू हो रही थी। तो इस चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट्स जो हैं अभी तमाम इस चीज पे सोच रही हैं कि अगर इस सिस्टम को रेगुलेट करना है तो किस तरीके से करना है, तो ये ओवरनाइटली नहीं होगा। अच्छा इमरान साहब, ये ज़रूर फरमाइएगा कि साइबर क्राइम हम यूं भी जनरली भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं। आप समझ रहे हैं कि लोगों को चूँकि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो हर शख्स के हाथ में आ गया है और इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस तरीके के अभी तक हमारे माशरे में नज़र नहीं आ रहे हैं। SOPs कहीं हुकूमती सतह पर लैग कर रहे हैं या इसको रेगुलेट करने का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है, होना चाहिए, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? देखिए जी, सिस्टम इज देयर, लॉ इज देयर। हम लोग जो साइबर क्राइम है, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016 में जो हुकूमत पाकिस्तान ने पास किया था, उसके तहत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी अदारा जो है किसी वो कानून के तहत काम करता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबर क्राइम को फाइट करने की FIA के हवाले की गई थी। अब जहां तक बात है कि लोगों को अवेयरनेस है नहीं है, दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, और हम उस पर काम कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में एक प्रॉपर साइबर लॉ है, ठीक है, और लोगों को सजाएं मिलती हैं। और
अब किस किस तरीके से क्राइम हो रहे हैं उसको भी लोगों को बताया जा रहा है, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। अभी तक सूरत हाल ये थी कि लोग इसको एक खिलौना समझते थे, मोबाइल फोन वाज अ टॉय फॉर देम, कि जिस मर्जी को डिफेम कर दिया, जिस मर्जी की पिक्चर्स जो थी वायरल कर दी, जिस मर्जी को जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया। तो अब इन तमाम चीजों को लोगों को रियलाइज कराया जा रहा है और इसके लिए प्रॉपर स्पेशल कोर्ट्स हमारी बनी हुई हैं और सजाएं भी हो रही हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया और उसमें जो एलिज्ड पर्सन थे जो कि वुमेन हरासमेंट कर रहे थे, वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहां से पढ़े हुए थे और यहाँ प्रोफेसर थे और उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में साइबर लॉ एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज को आगे लेते हुए हमने इस पे वर्किंग शुरू की हुई है और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हिलाली साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी हिलाली साहब जी। इमरान साहब, मैं आपके दफ्तर गया हूं कराची में और मेरा एक कंप्लेंट है आपके दफ्तर में। 6 महीने पहले मेरे खिलाफ फ्रॉड हुआ था। मैं आपको एक दो चीज़ें आपके दफ्तर के बारे में बताना चाहता हूं, इसलिए कि शायद मदद हो आपको टू इम्प्रूव। पहली बात तो यह है कि आपका स्टाफ जो है बहुत कम है। दूसरा, आपके रिपोर्ट्स जो आते हैं पब्लिक से वो इतने हैं कि आपका स्टाफ के पास टाइम नहीं है फ्रैंकली। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई 20 या 15 या 20 अफसरों को निकाल दिया। वो अफसर जो 10-15 साल सर्विस किए हैं, उन्होंने उनको इसलिए निकाल दिया, वो कहने लगे कि ये रिक्रूट नहीं हुए थे ठीक तरीके से। ये सब चीज़ आपके मोराल पे इम्पैक्ट किया है। दूसरी बात है, आपके जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आपको वेपन्स ट्रेनिंग ठीक नहीं मिल रही है। पिस्तौल तक ऑपरेट करने के लिए आपको वक्त नहीं मिल रहा है या ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस आदमी ने मेरे खिलाफ फ्रॉड किया था उसको ट्रेस किया उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से, ऐसी जगह जो एक गांव था छोटा सा, और उस गांव में अनफॉर्चुनेटली रिवाज ये था कि अगर आप जाके किसी को पकड़ना चाहते हैं तो लोकल पुलिस को बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं और हम तुम्हारे मदद से फलाने को ढूंढ रहे हैं। वो जो आदमी, वो पुलिस जो होता है, वो इनके साथ, वो जो क्रिमिनल्स के साथ ये पुलिस का एक कांटेक्ट रहता है। वो जो होता है चोर, वो तो इनके साथ खूब अच्छा कांटेक्ट रखता है। उसको इन्फॉर्म कर, उसको पता चल जाता है कि ये आ रहे हैं और उधर से वो खिसक जाता है। यू मस्ट लुक एट दीज थिंग्स। और मैं आपको बताता हूं कि ये, और फिर ये मेरा जो फ्रॉड था कुछ उस पे मेरे बैंक के साथ था। मेरे क्रेडिट कार्ड को चोरी करके कुछ किया था। ये बैंक के भी लोग शायद इन्वॉल्व हैं, बल्कि मैं समझता हूं आपके लोग समझते हैं कि पक्का इन्वॉल्वमेंट पे, इस पे भी थोड़ा सा गौर करें। इसलिए कि इमरान साहब आप इसको रिस्पॉन्ड जरूर करें। बिल्कुल सही, बड़े अच्छे हिलाली साहब ने पॉइंट्स उठा दिए। जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हिलाली साहब, गुड टू सी यू। देखिए जी, पहली बात जो आपने अंडर स्टाफिंग की बात की है उसमें ये है कि चूंकि न्यू फील्ड है, लॉ भी नया अभी है, तो इसमें हमने स्पेशल जो टेक्निकल लोग हैं, एक्सपर्ट्स को हायर किया है, ठीक है। और इस पे हमारी नजर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत इस पे जो है वो इस वक्त फोकस है। तो जल्दी इंशाल्लाह ताला और हम लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं और ये स्टाफ का जो इशू है वो आहिस्ता आहिस्ता हल होगा। लेकिन देखें, एक चीज को हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि इस वक्त जितना भी क्राइम है दैट हैज शिफ्टेड टू साइबर स्पेस, ठीक है। और इसका क्वांटम इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम यहाँ पे 1 लाख की फौज भी रख लें तो उसको इस तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें कुछ पॉलिसी लेवल के काम ऐसे करने होंगे, लोगों को सिखाना होगा, अवेयरनेस देनी होगी लोगों को कि साइबर क्राइम है क्या। आपको इसको आप खिलौना नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं ताकि इसको अवेयर लोगों को किया जाए, ठीक है, और ग्रेजुअली फिर जाहिर है कि इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब, आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, उम्मीद करता है कि आपको इससे थोड़ी अवेयरनेस मिली होगी। खुद भी मोहतात रहिए और देखभाल की इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल आंखें बंद करके कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट ना कीजिए, वरना इस किस्म के वाक़यात भी खुदा न खास्ता रूनुमा हो सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे एक और नुकसान की कि जो खुदा न खास्ता कहीं हमें आ ना ले। और हम बात कर रहे हैं जनाब ओमिक्रॉन की, जिसके केसेस अब थोड़े हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना ख़तरनाक है ये, इससे कैसे बचें और क्या सूरत हाल हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से पाकिस्तान में, इस पर डिटेल में बात एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 1 से भी कम हो चुकी थी पिछले दिनों में और काफ़ी हम रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। कारोबारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मामूल पर आ चुका था, लेकिन उसके बाद जब ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका सामने आया तो उसके बाद पाकिस्तान में भी इसके कुछ केसेस नज़र आने शुरू हुए और अब सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा फिर से हमें जो कोरोना केसेस है उसमें तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 3.16 ये रिकॉर्ड की गई है और 1572 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। असद उमर साहब NCOC के सरबराह का ये बताना है कि 60% जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो कराची और लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो बड़े शहर हैं, ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पर हमें इसका ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। अब ये ओमिक्रॉन जो है, इससे बचना कैसे है? क्या वही SOPs रहने चाहिए? क्या हुकूमत इस सिलसिले में उतनी ही विजिलेंट है जैसे हमने पहले देखा? और इसके लिए जो वैक्सीनेशन है वो कितनी मुफीद साबित हो सकती है? ये और इस तरह के दूसरे सवालात कोशिश करेंगे इनके जवाबात जान सकें। लेकिन मैं एक कमेंट ज़रूर इमरान साहब और हिलाली साहब से लूँ। पहले इमरान साहब, दोबारा हम क्या खुदा न खास्ता उसी फेज़ में जा रहे हैं जो पहले हमने पिछले साल पूरा देखा? इसमें ओमिक्रॉन के हवाले से बड़ी अजीब सी बात है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इससे जो डेथ यानी अमवात की शरह वो इंतहाई कम है। तो कुछ एक थ्योरी ये पेश की जा रही है कि ये जो वायरस है असल में इसका कोरोना का वो बनाया था इंसान ने, लेकिन उसके तौर के लिए अल्लाह की तरफ से एक वैक्सीन बन गई है जिसको आप ओमिक्रॉन कह सकते हैं कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन होता है उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, वो इतना सीरियसली बीमार नहीं होते और उनमें ये अल्लाह ताला की तरफ से एक है कि वो बच जाते हैं, उनकी हालत सीरियस नहीं होती। लेकिन ये सारी अभी बातें हैं, कोई हतमी बात इस हवाले से किसी के सामने सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है। हाँ जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना। अब वो यही तो थ्योरी पेश करते हैं कि देखें, वो कहते हैं जी असल में बात ये है, ये एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है ना थ्योरी के आप हैरान। वो कहते हैं जी इंसान ने बनाया था और आपको याद होगा कि जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उस वक्त दुनिया की आबादी कितनी थी, उस वक्त भी ये बनाया गया था और अब भी ये दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए और मल्टीनेशनल ने इसमें ये करने के लिए और वो करने के लिए और फिर वैक्सीन बेचने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं कि ये इसमें वो किया जाता है। इसलिए एक इंसान का सिस्टम होता है और दूसरा इसमें अल्लाह का सिस्टम होता है। अब वो कहते हैं, वो ये थ्योरी पेश करते हैं कि जी ये एक तरह की आपकी वैक्सीन हो गई है, आप ये करेंगे आपकी एंटीबॉडी बनेगी और आप देखेंगे कि उससे आपको इसका अल्टीमेटली फायदा। इस वक्त हिलाल साहब हमारे साथ डॉक्टर अलफरीद जफर साहब मौजूद हैं और मैं कोशिश करूंगी कि हम उनसे ज़्यादा जान सकें। आपका भी कोई सवाल हो इससे मुतालिक तो आप भी उनसे कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन कितना ख़तरनाक है और पाकिस्तान में ये वेरिएंट जो है कितना मोहलिक साबित हो सकता है खुदा न खास्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक तो इंटरनेशनली जैसे आप देख रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन जो है ये एक वेरिएंट दोबारा आ गया और पाकिस्तान में भी ये स्टार्ट हो गया और कल आपने देखा कि तकरीबन पूरे कंट्री में 1000 केसेस आए। कराची में कुछ 15% इस वक्त एक्सीड कर गया। आज का रेट उनका जो परसेंटेज है वो 18% है। तो इसमें सारे तो ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ये स्प्रेड बहुत रैपिडली होता है। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी पॉपुलेशन को ये कोविड पहले हो चुका है और काफ़ी सारे लोग वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, इसलिए इसकी मोर्टेलिटी उस लिहाज से नहीं हो रही। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके भी सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे कोरोना के थे? ये इसके भी ऐसे ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोग जो हमारे पास अब प्रेजेंट कर रहे हैं इनको को बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं है, लेकिन हेडेक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। इनके गले में दर्द है, कोई खांसी है, थोड़ा सा बुखार है। सिम्टम बेसिकली उसी तरह के हैं, लेकिन वो बहुत टेस्ट से पता चल जाता है कि उधर। ठीक, डॉक्टर साहब जफर हिलाल साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी जफर हिलाल साहब। जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, इस मुल्क में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो इनोक्यूलेट नहीं हुआ है, तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे, अपने आप को इनोक्यूलेट नहीं होने देंगे, वो उस किस्म का उनका दिमाग है। अगर कोई अगर वो नहीं इनोक्यूलेट होते हैं तो फिर ये जो वायरस है ये म्यूटेट करता है और स्प्रेड करता है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। क्या आप नहीं समझते हैं कि फोर्स्ड कंपल्सरी इनोक्यूलेशन ज़रूरी है? आपका क्या ख्याल है इस पे? जी, मेरा ख्याल है ये आपने बहुत अच्छा एक बात की है। अब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो नोवैक इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1
टेनिस प्लेयर था, उसने कोई एक अपना सर्टिफिकेट लिया हुआ था कि वो एग्जेम्प्टेड है वैक्सीनेशन से, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसको डिपोर्ट कर दिया कि उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई। ये वैक्सीनेशन इज द आंसर और इसको हमें कंपल्सरी करना चाहिए। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हमारा जो ओपीडी है गायनी का, हमने उसमें कंपल्सरी किया हुआ है जो भी खातून उसमें एंटर होती है वो वैक्सीनेट होगी तो फिर उसका ऑप्स का चेक होगा, उसका गायनी का चेक होगा। तो इस तरह हमने अपने ओपीडीज और इमरजेंसीज में इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो और जो नॉर्मली हम कोरोना वैक्सीन यूज कर रहे थे कोरोना के बचाव के लिए, वही वैक्सीन इसके लिए भी काबिल अमल होगी डॉक्टर साहब? ये अभी तो लगवाएं हम हमारे, अभी तो वैक्सीन हमारे पास वही ऑप्शन है ना, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, अब फाइजर आ गई, बीच में मॉडर्ना आ गई, तो इस वक्त हमारे पास ऑप्शन वही है। और ये देखा गया है कि जो पॉपुलेशन इन वैक्सीन के साथ वैक्सीनेट हुई है वो उनको बहुत सीरियस किस्म के सिम्टम्स नहीं आ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब में भी जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो बूस्टर डोज है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि बूस्टर डोज से क्या मजीद बचाव इससे हो सकता है? हाँ जी, बूस्टर डोज का पहले तो एक्चुअली 2 इंजेक्शन का शुरू में चलता रहा कि 2 शॉट्स लगने चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर उसमें देखा गया कि कुछ लोगों के एंटीबॉडी जो थे वो ड्रॉप कर रहे थे, तो फिर एक रिकमेंडेशन आई कि अगर आपको सेकंड शॉट के बाद 6 मंथ्स हो गए तो यू शुड गो फॉर अ बूस्टर शॉट। और बूस्टर शॉट के लिए हमारा साइनोफार्म भी लग रहा है और हमारे पास फाइजर भी है। तो कोशिश हमारी ये है कि हम सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें और आई थिंक वैक्सीन इज द आंसर और आजकल हम उसी पे काम कर रहे हैं। और हमारा थोड़ा सा एक वेस्ट से डिफरेंट इसलिए कि उनका साइकिल विंटर में आता है और हमारा साइकिल समर में शुरू हो जाता है। ये अभी तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा कि ये साइकिल किस किस्म का चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिए कि जो एसओपीज हम पहले कोविड के लिए फॉलो कर रहे थे उसी तरह हम उसी के साथ बच सकते हैं इससे ओमिक्रॉन से? हाँ, वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो एसओपीज इस वक्त भूले हुए हैं और हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, हम हाथ मिला रहे हैं, हम गले मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव। अभी तक हमने जो स्टडी की है उसमें जिन लोगों ने मास्क लगाए रखा वो कोरोना से बचे रहे हैं, दूसरे इन्फेक्शन से बचे रहे हैं, उनको फ्लू नहीं हुआ, उनको फीवर नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है मास्क तो लाजमन लगाना चाहिए। और हमारे जो पुराने एसओपीज थे जिसमें हमने हैंड शेक नहीं करना था, हाथ एक हमने 20 सेकंड लाजमन धोने थे, एक हमने डिस्टेंस रखना था। मेरा तो इंशाल्लाह बच जाएंगे ना इस दफा भी हम, जैसे पहले अल्लाह खैर की है हमारे मुल्क पर, उम्मीद रखें हम इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया। तो जनाब ओमिक्रॉन से मोहतात रहिए, एसओपीज़ फॉलो कीजिए, वही हमेशा जो हम आपसे कहते हैं उनको फॉलो कीजिए इंशाल्लाह। और बाकी हमें अल्लाह पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे हाल पर इसी तरह रहम फरमाएगा जैसे पहले भी हम बचे। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।